चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं भाषा संबंधी उपबंध, जो कि इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आपको चैप्टर देखने को मिलेगा। और इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं कंप्लीट ओवरव्यू इसके बारे में, और बाद में जानेंगे इससे संबंधित बनने वाले जो क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और कुछ हम देखेंगे पुराने वर्षों के क्वेश्चन पेपर को, उनको भी हम डिस्कस करेंगे विवरण सहित। तो देखिए, भारत अगर बात करें, भारत जो है एक विविधताओं वाला देश है, और यहाँ पर जो है विभिन्न प्रदेशों में कई प्रकार की जाति और जो जनजाति है वो विद्यमान होती है, जिनके द्वारा कई प्रकार की भाषाएं एवं जो बोलियां हैं उनका प्रयोग सामान्य बोलचाल की भाषा में किया जाता है। और हमने इतिहास में भी देखा है कि भारत में कई राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर किया गया है। इसी कारण भारतीय संविधान में भी विभिन्न प्रकार की भाषाओं के संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए संविधान में भाग नंबर 17 जो है उसमें भाषा संबंधी उपबंधों का समावेश किया गया है। भाषा की प्रकृति के आधार पर भाषा को राष्ट्रीय राजकीय भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है। भारतीय समाज की विविधताओं के कारण किसी एक भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हम जानेंगे भाषा संबंधी उपबंध, और यहाँ देखें तो भाग नंबर 17 और आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351 तक जो राजभाषा है, राजभाषा संबंधी यहाँ पे उपबंधों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इनके संबंध में हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इसके अंतर्गत जो है जो भाषा है, भाषा संबंधी अन्य उपबंध जैसे कि संविधान के विभिन्न अनुच्छेद, आर्टिकल नंबर 29, 30, 120, 210 और 394 यानी कि 394 के का और 8वीं अनुसूची में इनके जो है प्रावधान किए गए हैं। राजभाषा का जो अभिप्राय है उसकी अगर बात करें यहाँ पे, तो राजकाज अर्थात राज्य के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है, ऐसे ही भाषा जिसका प्रयोग देश के राजकीय अथवा सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में बोली एवं समझे जाने वाली जो भाषा थी वो हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने का काफ़ी विरोध किया गया। तो यहाँ पर संविधान सभा में राजभाषा के प्रश्न पर बहस 11 से लेकर 14 सितंबर 1949 के दौरान हिंदी को राजभाषा बनाने के पक्ष में अपार जन समर्थन को देखते हुए संविधान सभा की नियम समिति ने हिंदी के पक्ष में अपना निर्णय दिया। और साथ ही यहाँ बात करें हम मुंशी आयंगर फार्मूला, इसके अंतर्गत अगर बात करें 14 सितंबर 1949 को ईस्वी को हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसी कारण प्रत्येक वर्ष जो है 14 सितंबर को क्या किया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संविधान के भाग 17 के उपबंधों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे तो आर्टिकल नंबर 343 से 351 के अंतर्गत देखने को मिलता है, जैसे संघ की राजभाषा, जो कि आर्टिकल नंबर 343 से 344 दिया गया है। राज्य और प्रादेशिक जो है वो भाषा की अगर बात करें तो अनुच्छेद नंबर 345 से 347। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो भाषाएं है अनुच्छेद नंबर 348 से 349। भाषा संबंधी विशेष दिशा निर्देश की अगर बात करें तो ये 350 से 351 के अंतर्गत इनको वर्णन किया गया है। तो इसी के अंतर्गत हम पहली चीज बात करें संघ की भाषा, संघ की राजभाषा। तो आर्टिकल नंबर 343 का 1 के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी को यहाँ पे इसकी लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी को जो है 26 जनवरी 1950 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और संविधान के अनुच्छेद 343 के 2 के अंतर्गत प्रावधान है कि संविधान के लागू होने के उपरांत जो है 15 वर्षों के उपरांत क्या किया जाएगा, सभी 15 वर्षों के उपरांत तक जो है सभी सरकारी कामकाज एवं प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का जो है प्रयोग किया जाएगा। इस संबंध में संसद को विधि निर्माण का अधिकार दिया गया। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर राजभाषा अधिनियम 1963 आया। इस अधिनियम के अनुसार हिंदी तो संघ की राजभाषा रहेगी, किंतु इसके साथ ही अंग्रेजी को भी संघ की राजभाषा या राजकीय जो कार्य है उसके लिए उपयोग किया जाएगा। साथ ही राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 की अगर बात करते हैं, व्यवस्था की गई कि कुछ विशेष मामलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को समाप्त करने के लिए ऐसे राज्यों के विधानमंडल द्वारा एक संकल्प पारित करना होगा जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया है। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं राज्य तथा प्रादेशिक जो है उसके संबंध में। तो यहाँ देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 में प्रत्येक राज्य विधानमंडल को राजकीय कामकाज के प्रयोग की जाने वाली जो भाषा उसको चुनने का अधिकार प्रदान किया गया। परंतु जब तक यहाँ पे जो है राज्य विधानमंडल किसी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करता, तब तक राजकीय अथवा सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। और यहाँ पे हमको कुल जो है कुल 9 राज्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 9 राज्य कौन कौन से? यूपी है, यूपी उत्तराखंड है, मतलब यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एमपी है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और दिल्ली है। इन सभी को अगर देखें तो यहाँ पे हमको जो है
हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब एवं चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सरकारों ने हिंदी को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी। मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 346 की अगर बात करें यहाँ पे, तो इसके अनुसार संघ की राजकीय कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा की जो है संघ, राज्य एवं एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच पत्र व्यवहार की भाषा रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। इसके बाद थर्ड नंबर का जो प्रावधान था वो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की जो भाषा है उससे संबंधित। तो अनुच्छेद नंबर 348 के अंतर्गत ये प्रावधान है, जब तक संसद विधान द्वारा ऐसा प्रावधान ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ या जो है अंग्रेजी भाषा में होगी। राजभाषा अधिनियम 1963 की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको जो है संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग से संबंधित कोई व्यवस्था नहीं की गई, इसलिए उच्चतम न्यायालय द्वारा केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाता है जो कि अंग्रेजी भाषा में होती है। इसके अलावा संसद में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है तो संविधान के जो भाग है 17 उसके अंतर्गत बात के होते हुए भी, किंतु संविधान के अनुच्छेद 348 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य जो है हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। परंतु यथास्थिति यदि कोई सदस्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में नहीं बोल सकता तो लोकसभा अध्यक्ष अथवा पीठासीन अधिकारी के द्वारा अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही नेक्स्ट अगर बात करें भाषा संबंधी निर्देश देखने को मिलते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 350 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी को ऐसी किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है जो भाषा संघ या राज्य में प्रयोग की जा सकती है। इसी के तहत हमको देखने को मिलता है 7वां नंबर का संविधान संशोधन। ये तो हमने आर्टिकल नंबर 350 में देखे। 7वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ 1956 में। इसके अंतर्गत 350 का जो अनुच्छेद नंबर 350 का है इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर है उस पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। 350 के खा में बोला गया है कि राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक आयुक्त नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही यह जो आयुक्त है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अधीन कार्य करेगा। 351 में जो है इसके अंतर्गत संघ का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार उनका विकास कर और जिससे हिंदी जो है भारत की मिलीजुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पर। इसके बाद हमको एक चीज़ देखने मिलता है जिसे हम बोलते हैं राजभाषा आयोग। तो राजभाषा आयोग जो है संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा के विषय में सलाह देने के लिए एक आयोग और एक संसदीय समिति बनाने का यहाँ पे प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद जो है 10 वर्ष की समाप्ति पर एक राजभाषा आयोग गठित किया जाएगा और राजभाषा आयोग में एक अध्यक्ष होगा तथा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न भाषा को प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और इस प्रकार जो है राजभाषा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 22 अन्य सदस्य होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है जून 1955 में बाल गंगाधर खैर बीजी खैर जिन्हें बोलते हैं इनकी अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। अब यहाँ अगर देखें तो देखिए बहुत सारी अनुशंसाएं की गई थी पर अनुशंसाएं हम बाद में देखेंगे। अब बात कर लेते हैं संयुक्त संसदीय समिति की। तो संविधान के अनुच्छेद 344 के 4 में राजभाषा आयोग की अनुशंसा पर विचार करते हुए संयुक्त संसदीय जो समिति है उसका गठन किया गया। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिनमें 20 जो है लोकसभा के और 10 जो है राज्यसभा के होते हैं। तो ये चीज़ हमको देखने मिलती है और इन सदस्यों को जो चुनाव है एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व में प्रणाली में किया जाता है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे हमको देखने मिलता है स्थायी राजभाषा आयोग। तो स्थायी राजभाषा आयोग की बात करें तो प्रथम राजभाषा आयोग की सिफारिश पर एवं जो है राजभाषा संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन के आधार पर सन 1961 में इसका गठन किया गया और समाप्ति की अगर बात करें तो वर्ष 1976 में इसको समाप्त कर दिया गया। हिंदी शब्दावली के विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय के जो अंतर्गत है वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया। यह आयोग जो है वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहा है। फिर बात करते हैं राजभाषा विभाग की। तो राजभाषा से संबंधित विधिक एवं संवैधानिक उपबंध के क्रियान्वयन हेतु गृह मंत्रालय के अंतर्गत सन 1975 में इसका गठन किया गया। और वर्तमान की अगर बात करें वर्तमान में संविधान में 8वीं जो अनुसूची है उसके अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। इस अनुसूची के अंतर्गत मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी, परंतु धीरे धीरे जैसे 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 92 संविधान संशोधन में जो है 92 और 2000 मतलब जो है 92वां संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली को जोड़ा गया। इसके अलावा बोडो, संथाली और डोंगरी को जोड़ा गया। तो इस प्रकार टोटल मिलाकर 22 भाषाएं हमको देखने मिलती है वर्तमान में। तो 22 भाषाएं कौन कौन सी होती है वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। आप जो है उसको सर्च करके भी देख सकते हैं। फिर लास्ट जो है शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा भारत सरकार ने सन जो है 2004 में
जो है शास्त्रीय भाषा के नाम से एक अलग वर्ग बनाने का निर्णय लिया। इसी के अंतर्गत 2006 में किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। और शास्त्रीय भाषा के रूप में टोटल मिलाकर अभी वर्तमान में आपको 6 देखने को मिलती है। कौन कौन सी? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। तो ये उड़िया जो है सबसे लास्ट वाली है, कौन सी? 2014 में। और तमिल जो है सबसे पहली, यानी 2004 में, जब 2004 में ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती। तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू राजभाषा से संबंधित। भाषा से संबंधित जो उपबंध है भाग नंबर 17 में आपको देखने मिलेंगे, किसमें? 343 से लेकर 351 तक जो संविधान है उसके अंतर्गत। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इससे बनने वाले क्वेश्चन और कुछ विगत वर्षों में पूछे गए आईएएस पीसीएस में जो एग्जाम में जो पूछेगा क्वेश्चन उनको, और कुछ मॉडल क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको देखने मिलता है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई? सबसे लास्ट वाला था। लास्ट वाला कौन सा था? वो 92वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, तो इसमें 22 हो गई टोटल मिलाकर। तो यहाँ देखिए संविधान संशोधन 1992 वाला बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली इसके अंतर्गत जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा 92वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत आप 4 भाषाएं देख सकते हैं। मतलब बोडो जो थी असम में, डोंगरी जम्मू कश्मीर में, मैथिली बिहार में और संथाली झारखंड, ये 4 भाषाएं आपको देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से जो है कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी है? उर्दू है, नेपाली है, कोंकणी है, पर भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में आपको देखने को मिलती है, परंतु ये संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ये आर्टिकल नंबर 350 के काम में ये व्यवस्था की गई है। तो सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद है निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करना है, और यहाँ पे जो है देखिए उपयुक्त में से किनको सरकार ने श्रेणी यानी क्लासिकी यानी कि शास्त्रीय भाषाओं के रूप में घोषित किया है? तो कौन कौन सी है? एक देखिए कन्नड़ है और दूसरी तेलुगु है। गुजराती यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो 2 और 3 यानी कि आप देख सकते हैं सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था आपको। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है तो कौन कौन सी है पहले देख लेते हैं। हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, परंतु अंग्रेजी यहाँ पे नहीं है। तो ए नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन जो है 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की जो भाषा है राजभाषा है या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया दी गई है? तो आर्टिकल नंबर 345 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये जो है राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। ठीक है, निम्न में से जो है भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? क्या सही है आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो है राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी राजभाषा मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है? बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है, ये गलत है। अंगिका जो है अब मतलब जो है अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो यहाँ देखिए ये भी गलत है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा, ये भी गलत है, जबकि राजभाषा ये बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, बिल्कुल सही है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत असम की जो भाषा है इसको राजभाषा में शामिल किया, मतलब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। टोटल मिलाकर 22 आपको देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा जो है शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? द्रविड़ परिवार की कौन सी है? ये ब्राहुई है। तो ये हमारा ए नंबर का राइट आंसर है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है? तो भाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची। सी नंबर का राइट आंसर होगा। हाल ही में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये देखिए शास्त्रीय भाषा के रूप में उड़िया, जो कि 2014 में इसको प्रदान किया गया। पहली थी तमिल। ठीक है, तो आप उसको लिस्ट में भी देख सकते हैं जैसे कि मैंने पीछे दिखाया था। भारत के संविधान सभा द्वारा कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया है? तो 14 सितंबर को अपनाया गया और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये देखिए हमारा राइट आंसर है बी। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की भाषा के संबंध में उपबंध दिए गए? तो आर्टिकल नंबर 348। यहाँ देखिए अनुच्छेद नंबर 348 ए नंबर का राइट आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में उपबंध किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 344 में ये व्यवस्था की गई है। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा उड़िया भाषा का नाम परिवर्तित करके उड़िया कर दिया गया था? तो ये देखिए हमको देखने मिलता है मतलब जो है 96वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में। तो देखिए यहाँ पे बी नंबर का राइट आंसर होगा।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो आप देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे अगर भाषा की बात करें, राज्य की बात करें तो यहाँ देखिए कोंकणी आपको देखने को मिलेगी गोवा में, ठीक है, कोंकण क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। मैथिली डोंगरी आपको देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर में। मैथिली आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, मैथिली देखने को मिलेगी आपको असम में, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैथिली देखने को मिलेगी बिहार में, और बोडो मिलेगी आपको असम में, ठीक है। तो ये आपको देखने मिलेगा ए नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, जो कि हमने पीछे देखे थे, ठीक है। हम पीछे इनके बारे में बात भी किए थे, जो कि भाषा है 22 भाषा हमारी, ठीक है। वर्ष 1918 में किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता के द्वारा हिंदी के जो है भारत की राजभाषा होने की घोषणा की थी? ये बाल गंगाधर तिलक, बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है भारत की संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान किस भाषा में अंगीकृत किया गया था? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अंग्रेजी को जो है भारत की संविधान सभा, भारत का संविधान जो है किस जो है अंग्रेजी भाषा में यहाँ पे अंगीकृत किया गया था? अंग्रेजी यहाँ पे राइट आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और जो अधिनियम है, विधेयक आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधित उपबंध की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 348 यहाँ देखने को मिलता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में, ठीक है। तो ये हमारा हमने देखे हैं भाषा से संबंधित कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे देखे, ओवरव्यू आपको देखने को मिला। साथ ही हम जो है इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखे, हालांकि यहाँ पे जो है ये आपको कम देखने को मिलेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन इतने ही देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आपका सजेशन जरूर स्वीकार किया जाएगा, सजेशन हो, क्वेश्चन हो, जो भी सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल और जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और जो सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन एंड्रॉयड ऐप है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको कंप्लीट जो कोर्स है वो आपको देखने मिलेंगे, MPPSC और अदर जो कोर्सेज है कंप्यूटर के, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसको भी आप डाउनलोड करके वहाँ पर देख सकते हैं।